अव्वल सहाफ़ी में आपका स्वागत है। पिछले दिनों जलियांवाला बाग चर्चा में रहा। हिंदुस्तान की सरकार ने वहाँ पर जो तब्दीलियाँ की हैं उन पर कई सवाल उठे हैं कि ये पास्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है और जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनमें क्या मायने हैं। ये एक ऐसा सवाल रहा है जो लगातार किसी न किसी हवाले से चर्चा में रहा है। म्यूज़ियम, मेमोरियलाइजेशन और मेमोरियल्स, ये एक ऐसी बात है जिसको सरकार के हवाले से, रियासत के हवाले से और लोगों के हवाले से लगातार डिस्कस किया जाता है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिकेत आलम, जो IIIT हैदराबाद में इतिहास पढ़ाते हैं। वेलकम अनिकेत। थैंक यू दलजीत। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये मामला आपके सामने आता है तो एक इतिहासकार के दिमाग में, उसके सामने किस किस्म के सवाल आते हैं? सवाल तो बहुत आते हैं। अब तो क्या कहूँ, अब तो ऐसा होने लगा है कि लगता है कि बेशक हम इतिहासकार जितना भी बोल दें तारीख के बारे में कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसमें हमारी हर कोशिश के बावजूद कि हम कभी परफेक्ट पिक्चर सामने नहीं ला सकते हैं। हिस्ट्री एक तरह से सबसे पॉलिटिकल मुद्दा रहता ही है। आप उसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ जोड़िए, आप उसको सबसे ज़्यादा तकियानूसी तरह के सोशल मूवमेंट्स के साथ जोड़िए, हर तरह से वो हिस्ट्री रहता ही है। मैंने जिस तरह से समझ लीजिए कि आदमी कुछ भी हो, वो किसी न किसी रूप में फ़िलासफ़र और हिस्टोरियन रहेगा ही। वो ज़रूर बोलेगा कि पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, आज ऐसा है। वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी को एक स्टोरी ऑफ डिक्लाइन या एक स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस के साथ जोड़ता है। कई बार दोनों के साथ अलग अलग मुद्दों को, कि हो सकता है पर्सनल लाइफ उसकी स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस है, उसकी जो कम्युनिटी लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है, वो शायद स्टोरी ऑफ डिक्लाइन है। लोग बोलते हैं कि भाई हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में घी तो इतना अच्छा होता था, सेहत इतनी अच्छी होती थी लोगों की। बेशक हम जानते हैं कि आज़ादी के टाइम पे लोगों की औसत उम्र सिर्फ 32-34 साल की थी। तो इस तरह से एक मेमोरियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे थे, तो वो तो हर आदमी के ज़िंदगी का हिस्सा है। हम लोग जो एकेडमिक डिसिप्लिन में हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें समझने के लिए अपने अतीत को, कि किस तरह से हम उसमें खामियां जो हैं, समझने की खामियां, उनको कम करें। ये मैं नहीं कहूँगा कि हम कभी भी परफेक्ट हिस्ट्री लिख सकेंगे। परफेक्ट हिस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। परफेक्ट या फाइनल या अंतिम किस्म का इतिहास कुछ नहीं होता कि एकदम खरा, जो बोलते हैं खरा हो एकदम, वैसा होता ही नहीं है। इसलिए कि हर आदमी की अपनी एक्सपीरियंस होगी, हर वक्त पे हर कम्युनिटी की, हर सोसाइटी की अपनी एक एक्सपीरियंस होगी, अपने एक रिलेशन होगा अपने पास्ट के साथ, और उसमें मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कोई भी समाज हो, कोई भी स्टेट हो, वो इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकता। तो उस तरह से जो भारत सरकार ने किया है, कोई अजीबोगरीब काम नहीं है। ये हर स्टेट, और वही स्टेट हर कुछ सालों बाद अपने आप को रिवाइज करेगा, एक रिविजनिस्ट फॉर्म लेगा। तो ये होता रहता है, पर होता तो रहता है, पर जिस तरह से इस बार किया गया है, अब मैं तो जलियांवाला बाग के जो हादसा था, या जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उस टाइम की, जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स है, उसका हिस्टोरियन नहीं हूँ। मेरा अपना काम हिमाचल पे है, और चूंकि हिमाचल का, अब जो हिमाचल है वो पंजाब सूबे का पार्ट था, तो कुछ पंजाब की हिस्ट्री, पंजाब के आर्काइव्स वगैरह वगैरह मैं देख चुका हूँ, और जनरल एक हिस्टोरियन होने के नाते इन चीज़ों में पढ़ चुका हूँ। तो उसके बेसिस पर तो ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही एक वाहियात तरह का एक काम हुआ है जो जलियांवाला बाग के साथ हुआ है। इसलिए कि जलियांवाला बाग सिर्फ पंजाब की तारीख का हिस्सा नहीं है, ये पूरे एक, और सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है, ये पूरे कॉलोनियलिज्म की तारीख का हिस्सा है, ये पूरे इंसानियत की तारीख का हिस्सा, ये पूरे 20वीं सदी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हादसा है वो। और उसके साथ जिस तरह से क्या कहें, एक भद्दा जो एक बिहेवियर रहा है सरकार का, जिस तरह से उसको एक लोगों ने लिखा है अखबारों में वगैरह, कमेंट्स जो मैंने खुद पढ़े हैं, कि डिज्निफिकेशन हुआ है, कि किस तरह से जो
मेमोरियल का पर्पस था कि लोगों को याद दिलाना कि वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या अंजाम थे, वो किस तरह से हमारे में आज भी जिंदा है, उस चीज़ को मिटा देने की कोशिश रही है। अच्छा, मुझे एक बात जो एक लेमैन को अगर आपको ये समझानी हो कि जब किसी जगह को जिसको एज मेमोरियल बचाया जाता है तो उसमें सुंदरीकरण और या उसके नवीनीकरण की क्या गुंजाइश होती है, क्या ध्यान में रखा जाता है? नहीं, गुंजाइश तो होती है और वो उस सोसाइटी और स्टेट की अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट भी करता है कि उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या समझ है अपने पास्ट की। आज जो हमारा प्रॉब्लम है जलियांवाला बाग के साथ जो हुआ वो ये है कि जो सरकार ने किया वो लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों की समझ से एकदम हटके है। और सिर्फ हटके नहीं है, एक हटके होता है कि जो बेनाइन होता है कि भाई आपके विचार मेरे विचार से अलग हैं, पर ये उनके विचारों के साथ एक तरह से मजाक किया जा रहा है। उनकी जो गरिमा है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। अच्छा, ये अगर हम दूसरी बात मैं करूँ नहीं, एक चीज़ मैं छोटी सी कहूँगा कि हर वक्त मेमोरियलाइजेशन की एक पॉलिटिक्स होती है और उस पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है। और यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से है कि जो 100 साल से हम जिस चीज़ को समझते आ रहे हैं जलियांवाला बाग के बारे में, उसको मिटा देने की कोशिश है, उसको ख़त्म करने की कोशिश है कि आगे जो पीढ़ियाँ आएंगी, आगे जो लोग आएंगे, उसको वो एक तरह से जो पुरानी गाथाओं में होता था कि ये हो गया, वो हो गया, जिसको हमारे से उस तरह का एक इमोशनल कनेक्ट नहीं रहता है, वो एक कहानी रूप में बन जाता है, पंचतंत्र, जातक टेल्स, उस तरह की चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो अगर मैं इसको ट्रेंड के तौर पे समझना चाहूँ तो आप मुझे ये बताइए कि ये उस ट्रेंड का हिस्सा है या इसको जलियांवाला बाग में जो हुआ उसको अलग से देखें? जैसे साबरमती में जो गांधी के साथ जुड़े हुए दो जगहें हैं उनको भी किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि एक कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है या रेनोवेशन है, वट एवर इट इज़। उसी तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और फिर दारा शिकोह का म्यूज़ियम है दिल्ली में। फिर जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, अलीगढ़ जो हरीगढ़ हो जाता है और जो इलाहाबाद है वो प्रयागराज हो जाता है। इन सारी चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन भी है या आपको लगता है कि ये अलग अलग देखी जानी चाहिए? नहीं, अलग अलग नहीं देखी जानी चाहिए, ये ऑफ कोर्स कनेक्शन है। और अब जो ये सरकार है इसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक बहुत ही क्या कहें, ओपन आइडियोलॉजिकल रूप ले लिया है इसने कि भाई हम एक हिंदू सरकार हैं और हम पूरी अपनी इतिहास को हिंदू मुसलमान के नज़र से ही देखेंगे, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के नज़र से कर देंगे। और पूरा जो साबरमती के साथ जिस तरह से, वो साबरमती के साथ भी वही किया जा रहा है कि जो जलियांवाला बाग के साथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर हम उसको रिकन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल जो पूरा ल्यूटेंस ने बनाया था वो एक ग्रैंडियर ऑफ एम्पायर था, उसको सोच के बनाया था। वो लोग जो अंग्रेज़ों ने अपने आर्किटेक्चर किया उसमें बहुत सोच समझ के किया कि भाई किस तरह से वो शहर बनाया जाए, किस तरह से पावर को एक्सप्रेस किया जाए, वगैरह वगैरह। पर आज़ादी के बाद ख़ास तौर पे लोगों ने उस आर्किटेक्चर को, उस पूरे फ्रेमवर्क को अपना लिया। तो जो राजपथ था, किंग्स वे कहा जाता था, वो प्रोटेस्ट साइट बन गया। और जब सरकार ने उसको प्रोटेस्ट साइट से हटा भी दिया तब भी वो एक पिकनिक साइट बन गया। लोग उसको एक सेलिब्रेटरी, वो माने वो जो पावर को इम्पोज करना, पावर को एक्सप्रेस करना, लोगों ने उसको सबवर्ट किया। तो उसी के साथ हम उसको अलग तरह से भी इमेजिन कर सकते थे। हो सकता था कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एक बार इमारत बन गई वो कभी हटेगी नहीं, या जो एक इमारत बनी उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं होगा। बिल्डिंग्स हैव ऑलवेज बीन रीपर्पस्ड, कोई बनी, वो तो डिफ़ॉल्ट है, हर बिल्डिंग रीपर्पस होगी। आज ये बिल्डिंग शायद किसी चीज़ के लिए बनी थी, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, 50 साल बाद किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। वो तो डिफ़ॉल्ट में होता ही है। तो ये होना भी चाहिए। पर जिस तरह से सोच के किया जा रहा है पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से सोच के जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं कि शहरों के ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो जैसे, और ये खैर बीजेपी सरकार ने अब शुरू किया, पर ये एक जो टेंडेंसी रही है ये आज की नहीं है, पहले भी रही है। बेशक वो दूसरे गवर्नमेंट रही हो, वो शिवसेना की गवर्नमेंट रही हो, वो डीएमके की गवर्नमेंट रही हो, वो सीपीएम की गवर्नमेंट रही हो, वो कोई भी और गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, मैंने जो भी,
कांग्रेस तो खैर सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा है कि रिकंस्ट्रक्टिंग, मैंने नाम बदल देना, ये बदल देना। आफ्टर ऑल हम लोग सब जानते हैं कि हर चीज़ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पे पूरे हिंदुस्तान को वो कर दिया। उसके पीछे भी उस तरह से एक पॉलिटिक्स थी। अब बॉम्बे जो है वो बॉम्बे, वहाँ लोग उसको मुंबई भी बोलते थे, उसको बॉम्बे भी बोलते थे, उसको 10 नाम, और अंग्रेज़ी में बॉम्बे कहते थे। हिंदी जो खास तौर पे जो यूपी बिहार से लोग आते थे उसको बम्बई कहते थे। अलग अलग तरह से बोला जाता था, जैसे कि दुनिया के किसी भी बड़े शहर को या देश को बोला जाता है। अब जैसे रशिया को ले लीजिए या चाइना को ले लीजिए या जर्मनी को ले लीजिए, वो जर्मन उसको कुछ बोलेगा, फ्रेंच उसको कुछ बोलेगा, अंग्रेज़ उसको कुछ बोलेगा। अमेरिका को बंगाली उसको कुछ नाम से देते हैं, पंजाबी किस और तरह से बोलते हैं। पंजाबी जो कनाडा का नाम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो कनाडा वाले अलग बोलते हैं। क्यूबेक में ही उसको अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसको एक तरह से बना देना कि भाई हर कोई उसको चेन्नई बोले, हर कोई उसको मुंबई बोले, हर कोई उसको कोलकाता बोले। अब वो कोई उसको बोल ही नहीं पाता, कोलकाता, कोलकत्ते, कुछ कुछ अजीब सा नाम कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया रही है, पर ये एक तरह से क्या कहें, एक साइड डिश है शादी की दावत पे, कि वो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इरिटेटिंग है, पर उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर अब वो एकदम से इट्स टेकन सेंटर स्टेज, और द स्टेट हैज़ टेकन अपॉन इटसेल्फ कि हम आपको बताएंगे कि क्या मेमोरी आपकी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, और अगर आपकी वो मेमोरी नहीं है तो आप एंटी नेशनल हैं। तो जलियांवाला बाग में आप जो मेमोरियल बनाते हैं वो एक तरह से मंदिर नुमा मेमोरियल बन जाता है। जैसे जलियांवाला बाग है, जो हमने सुना है, हमारी जनरेशन ने जो सुना है कि वो इंडिया की और इस खित्ते में जो कलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल है उसकी इंक्लूसिव, उसकी पार्टिसिपेशन, जैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग तबकों ने, अलग अलग मजहबों के लोगों ने की है। तो जब इस किस्म की जो उसको रेनोवेशन या नया रूप जो उसको दीजिए रहा है, उसके साथ जुड़े हुए कुछ इस किस्म के मामले भी हैं कि किसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, किसको इंक्लूड किया जा रहा है। मैं तो इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि जैसे जिस तरह से जलियांवाला बाग को पहले रखा गया था कि वो एक इंडिया की हिस्ट्री है, पर वो सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री नहीं है। जो लोग वहाँ मरे उनके बच्चे शायद आज पाकिस्तान में रहते हों, तो हम लोग दुनिया में कहीं भी रहते हो, हम लोग उसको इस तरह से रीइमेजिन कर सकते थे कि उसको हम, उससे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच दरार है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हमारी कॉमन लेगेसी है जो जलियांवाला बाग में हुई। पर ये अब जो इमेजिनेशन है वो उसका उल्टा है। उसको जलियांवाला बाग को एक हिंदू हेरिटेज का ऑलमोस्ट वो दर्जा दे रहे हैं, पर ओपनली नहीं कह रहे हैं, बट दिखावा तो वही है। बिकॉज इनका भी वो है कि भाई जो आपको लगता है कि वो जिस दिशा में जा रही है वो एक पहचान की तरफ जा रही है। आप उसको जो पूरा जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है उससे अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो भी पूरा उसी तरह से है कि उसको भी हम मेमोरियलाइज करेंगे। और ये पंजाब की जो आइडेंटिटी है उसके साथ एक स्ट्रगल है, बिकॉज ये जो पंजाब की आइडेंटिटी है ये जो कम्युनल नैरेटिव्स हैं, जिसको हम पहले कम्युनल बोलते थे, आज रिलीजियस नेशनलिस्ट बोलते हैं, इसके साथ पंजाब की खास तौर पे आइडेंटिटी, बंगाल की आइडेंटिटी का बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा है। और वो जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, जो कम्युनलिज्म है, वो उसको कभी अपने दायरे में ला नहीं पाया। जी, जैसे आपने जो रेफरेंस दिया है, पिछले दिनों में ये ऐलान हुआ है कि 14 अगस्त है, उसको पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पे याद किया जाएगा। उसके बाद हम जलियांवाले बाग की और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ काफ़ी सारी एप्रीहेंशंस जुड़ी हुई हैं। वो उसके साथ कैसे जुड़ती हैं? जब पार्टीशन है उसमें 1 मिलियन के करीब लोग जो मारे गए हैं और 1.5 करोड़ के करीब लोग जिनको ज़बरदस्ती हिजरत करनी पड़ी है, उसको तो याद किया जाना चाहिए। तो जब उसको हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो उसके साथ ये एप्रीहेंशंस जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं? जुड़ती ज़रूर हैं। कैसे? और नहीं, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो ये कि इंडिपेंडेंस के बाद जो अब मैं पार्टीशन स्कॉलर हूँ नहीं, पर जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, जो मेरे दूसरे पीयर्स हैं हिस्टोरियंस जो इस पे काम करते हैं, उनका जो थोड़ा बहुत काम देखा है, उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि अगर आप देखें एटलीस्ट इंडिया में, मैं उतना तो पाकिस्तान का जानता नहीं वहाँ क्या हुआ, बट इंडिया में तो ये रहा कि उसको हम मेंशन ही नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग कास्ट के बारे में कहते हैं कि कास्ट का नाम मत लो तो कास्ट खत्म हो जाएगा, तो एक तरह से उस तरह की स्ट्रैटेजी थी
मेमोरी की कि भाई पार्टीशन का नाम ही मत लो। और जैसे 1997 में जाकर आशीष नंदी कहते हैं इनविजिबल हॉलोकास्ट। एग्जैक्टली और ये 90s में शुरू हुआ कि 50 साल मनाए जा रहे थे Exactly. तब लोगों ने ये तब बात ये शुरू की। सबसे पहले बात शुरू हुई कि अरे ये तो हमको याद रखना चाहिए। पर उस तब तक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई थी जिसको लेके कुछ स्कॉलर्स लोगों ने लिखा भी है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं पोस्ट मेमोरी। कि 1990s तक जो लोग थे, अब कुछ तो लोग तब भी थे जिन्होंने पार्टीशन देखा, और पार्टीशन और आज़ादी जो एक साथ मिलजुल के आई, लहू लुहान, ये वो सुबह तो नहीं जिसका हमें इंतज़ार था, जो वो पूरा जो जेनरेशन था, वो लोग धीरे धीरे जा रहे थे, मर रहे थे, उनकी उम्र बढ़ रही थी। तो वो जो नए लोग तब आ रहे थे जो उसको याद कर रहे थे, या तो वो बहुत छोटे थे उस ज़माने में पार्टीशन के टाइम पे, और या वो पैदा ही नहीं हुए थे, उनके पेरेंट्स ने उनको सुनाया। तो उनके पास वो पोस्ट मेमोरी थी। कि पोस्ट मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको आपके पेरेंट्स, आपकी नानी रोज़ सुनाती है कि भाई हम वहाँ गुजरांवाला में ये करते थे, या अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो आपकी दादी सुना रही हैं कि भाई हम तो पटियाला में ये करते थे, हमारे ऐसा होता था, हमारे। तो आप उसी को सुन सुन के बड़े हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने भी वो ज़िंदगी जी है, और आपको लगता है कि अरे वो जो गली थी, वहाँ जो वो लोग, उनकी दुकान थी, वो जो घर था, वो जो पेड़ था, वो लगता है कि जैसे आप का हिस्सा है, आपकी मेमोरी है वो, जबकि वो आपकी मेमोरी नहीं है, वो किसी और की मेमोरी है। लेकिन मैं दोनों तरफ, चाहे वो लाहौर के पंजाबी हों, चाहे वो लुधियाना के पंजाबी हों, उनको जानता हूं कि जब जो 1947 के बाद पैदा हुए, जब उनको मौका मिला अपने पुराने गांव, अपने पेरेंट्स के गांव में जाने का, तो वो एक एक दीवार को, एक एक दरवाजे को, एक एक पेड़ को पहचानते थे। क्यों? पोस्ट मेमोरी। वो सुन सुन के उनका वो क्या कहें, उनके इट हैड बिकम पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, कि एज इफ कि उनकी मेमोरी है वो। पर उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पोस्ट मेमोरी की, कि जिस तरह से वो वर्कआउट होता है कि जो मेमोरी होती है आपकी, वो किसी लेवल पे एक्सपीरियंस में, आर्टिफैक्ट्स में, रिलेशंस में ग्राउंडेड रहती है। पोस्ट मेमोरी की वो ग्राउंडिंग नहीं होती है। तो पोस्ट मेमोरी इज एट वंस स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेंस, माने एंड मोर ब्रिटल। तो जो पार्टीशन जिन्होंने देखा है, जो उस हॉरर के थ्रू रहे हैं, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। जो पोस्ट मेमोरी से निकले हैं उनके लिए शायद वो मूव थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। उनके लिए जो माफ़ करने वाला, फॉरगेटिंग का, जो भूल जाने वाला जो मामला है, वो थोड़ा मुश्किल और जो है। कम्युनल पॉलिटिक्स है इसी में निकलती है जी। पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स, वही तो है पोस्ट मेमोरी। आपको याद दिलाएंगे कि भाई औरंगजेब ने आपके साथ ये किया, जबकि आपका कोई रिश्ता ही नहीं है औरंगजेब के साथ। इस मुद्दे पे वापस आऊँगा, लेकिन एक बात जो पेचीदगी एक जुड़ी रही है ख़ास तौर पे पार्टीशन की मेमोरी के साथ, और जो मुझे लग रहा है कि अब दोबारा अंडरलाइन हो रही है विद रेफरेंस ऑफ दिस पार्टीशन रिमेम्बरेंस हॉरर डे, ये रहा है कि जब लुधियाना वाले बात करते हैं या लाहौर वाले बात करते हैं कि पार्टीशन के दौरान इतने लोग मारे गए और इतने लोग उजड़ गए, तो वो सिर्फ उजड़ गए लोगों की बात करते हैं। उजाड़े जाने, जिन लोगों ने उजाड़ा, उनकी बात नहीं करते हैं। लुधियाना में वो लोग रहे हैं जिन्होंने लुधियाना से मुसलमानों को उजाड़ा। लाहौर में वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ से हिंदुओं, सिखों को उजाड़ा। तो ये एक रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनकी बात ज़्यादा ढंग से सुनी जाए, उसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। तो जब हम कहते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये उस मेमोरी को पार्शियली रिमेंबर करने की, अंडरलाइन करने की, क्या आपको लगता है कि इसमें ये है डिज़ाइन? ये तो है ही कि परपेट्रेटर्स की बात होती ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि मॉब्स आके कर गए, पर मॉब भी तो लोग थे। जिस तरह से तादाद में लोग मरे, उसी तादाद से लोग उसमें शामिल भी थे, उस पूरे वायलेंस में, उस हॉलोकॉस्ट जिसको आप कह रहे हैं, इनविजिबल हॉलोकॉस्ट। तो ये तो है, पर इसमें तो और भी ज़्यादा एक लेवल का क्या कहते हैं इरेजर ऑफ मेमोरी है कि ये जो पाकिस्तान लोग गए उनके साथ भी वही हुआ।
अब किसने शुरू किया, कौन कहाँ था, इस बात को अगर आप छोड़ के देखें तो सभी के साथ हुआ ये। वहाँ भी जो लोग पहुँचे वो उसी हालात में पहुँचे जो यहाँ जैसे लोग पहुँचे, उनकी भी वही कहानियाँ हैं। और अगर हमें वो पार्टीशन हॉरर रिमेंबर करना है, बेशक मैं ये भी मानने को राजी हूँ, ठीक है उसको आप हॉरर की तरह से ही रिमेंबर करिए, पर फिर हमें उसको एक साझे तरह से रिमेंबर करना। वो साउथ एशिया का हॉरर, साउथ एशिया का हॉरर होगा, और उसमें बंगाल भी आएगा, वो सिर्फ पंजाब नहीं होगा, उसमें कई सारी और जगहें आएंगी। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, वहाँ से भी तो हुए, बिहार भी आएगा, बिहार भी आएगा, आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आएगा, हर जगह के लोग आएंगे। आखिर मंटो भी तो बॉम्बे से ही गए, और जब उनको कहा गया कि श्याम चड्ढा ने कहा कि तुम कौन से बड़े मुसलमान हो, उनकी बियर बॉटल सामने रख के कि यार तुम क्यों जा रहे हो पाकिस्तान, तो ने कहा कि मैं तो इतना तो मुसलमान हूँ कि मारा जा सकता हूँ उस माहौल में, उस माहौल में। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि ये तो दोनों तरफ हुए, और दोनों तरफ पार्ट मंटो का जो कनेक्शन जुड़ता है। मंटो ने अपनी जो पहली कहानी लिखी वो जलियांवाले बाग में जो हुआ उससे प्रेरित होकर लिखी, जिसको तमाशा, और उसके बाद वो मुंबई से उजड़ के वहाँ गए। तो अब दोनों उनको उजाड़ने वाले और उनको मोटिवेट करने वाले दोनों जो इवेंट हैं इस वक्त चर्चा में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम ये सारी बात करते हैं तो एक हिस्ट्री में लगातार बात ये होती रही है कि हिस्ट्री में बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ जो हैं वो कमिट हुई हैं, तो उनसे आगे बढ़ने के लिए जो रिकॉन्सिलिएशन की बात अक्सर होती रही है अलग अलग जगह पर, चाहे वो अफ्रीका में अपार्थाइड का मामला हो या बाद में हॉलोकॉस्ट में के रेफरेंस से बात होती रही है, हालांकि उस मामले में कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं हुए। तो एक हिस्टोरियन को क्या लगता है कि मतलब जो रिकॉन्सिलिएशन की और जो फॉरगेटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है, और साथ में रिमेम्बरेंस की? ये बहुत पेचीदा मुद्दा है, इसलिए कि इस पे अगर आप देखें जो इंटरनेशनल एक तरह से इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है, यूएन बॉडीज़ या इस तरह के जो बड़े हिस्टोरियंस के या जो भी स्टेट्स के जो पोजीशंस हैं, वो ये हैं कि भाई जो हॉलोकॉस्ट हुए हैं सिर्फ, और हॉलोकॉस्ट विद द कैपिटल एच, तो वो जो पूरा जो जूविश हॉलोकॉस्ट हुआ जो यूरोप में नाज़ीज़ के अंडर, उसको कहा जाता है, उसका ही नहीं दूसरे भी जो हॉलोकॉस्ट हुए उनको याद करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में जो कोशिश रही ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, कि हम ये ना कहें कि भाई कुछ उसको अनदेखा ना कर दें, उसको अनसुना ना कर दें, पर एक लिमिट के आगे उस कहाँ तक जाएंगे कि आप रेट्रीब्यूशन करें या रिवेंज करें या रिपैट्रिएशन भी कहाँ तक कर सकते हैं। पर ये ऐसा डिबेट है कि इसके कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ रहना चाहिए। अब जैसे अभी चला है जैसे कि जो स्टैचूज़ हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि ऐसे लोगों के जिनको हम बहुत महान मानते हैं, इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि बड़े महान लोग हैं, पर दे हैव अ क्लियर लिंक विद स्लेवरी एंड द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर एंड डेथ। तो उनकी स्टैचूज़ रहनी चाहिए कि नहीं, उनके बारे में बोला जाना चाहिए कि नहीं, कि आज इंडिया को जो इंडिया से लूट के विलायत ग्यास, यहाँ का जो यहाँ की सिर्फ धन संपत्ति नहीं, यहाँ के जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है, कल्चरल धरोहर है, वो वापस आना चाहिए कि नहीं। ये सब चीज़ें हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल उठता है, इसमें नेशन स्टेट का सवाल उठता है, जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब जलियांवाला बाग है, वो ज्योग्राफिकली इंडिया का पार्ट है, पर वो इंडिया की हिस्ट्री है कि वो पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री है, कि जो लोग आज पाकिस्तान में हैं उनकी भी हिस्ट्री है वो, और हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। और अगर हम उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो ये जो एक कम्युनल स्टेट डिवाइड है इंडिया पाकिस्तान का, वो कुछ कम हो सकता है कि नहीं। तो ग्लोबली अब देखिए जो पूरा जिस तरह से जो ज्यूइश हॉलोकॉस्ट था, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेड है, जो सबसे ज़्यादा जिस पे काम हो चुका है, जो सबसे ज़्यादा मेमोरियलाइज हो चुका है, अगर उसको देखें तो इट हैज़ ऑल्सो लेड टू सम ऑफ दी वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स ऑफ इट्स ओन, जिसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव इसराइल का जो जियोनिस्ट अपार्थाइड स्टेट है, कि वो उस चीज़ को, उस हॉलोकॉस्ट को खुरेद कर आज अपनी अपार्थाइड पॉलिसीज अरब्स पे, पैलेस्टीनियंस पे लागू करता है। और उसका दूसरा पक्ष भी ये है कि जो पूरा हॉलोकॉस्ट था, जो नाजी जो किलिंग मशीन थी, उसने तो ज़्यादा लोग मारे,
सिर्फ जीव नहीं मारे, जीव नहीं मारे। और उसमें वो लोग शामिल थे जो यहूदी नहीं थे और उस सरकार से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने यहूदियों के साथ खड़े होना एक अपना जिसको कहते हैं कि नैतिक जिम्मेवारी समझी और उस कारण मारे गए, और वो मेमोरियलाइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स से बाहर रह गए। वो लोग बाहर रह गए। और कई ऐसे लोग हैं कि अब जो जिनके खिलाफ उसी लेवल का हेट था उनको उसी तरह से साफ किया गया जर्मन एरिया से जिस तरह से ज्यूस को किया गया। वो जिप्सीज जो रोमा पॉपुलेशंस हैं, कई स्लाव पॉपुलेशंस हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, इन सब कई लोगों को ऐसा किया गया, तो उनका वो मोबिलाइजेशन हुआ ही नहीं। और ये जैसे इट्स वेरी सिमिलर कि अभी जो पार्टीशन के साथ कोशिश की जा रही है कि उसका एक ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का डिमांड मुस्लिम लीग से आया, तो अगर आप मैं सिर्फ एक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप कह सकते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है, पर जो आम मुसलमान था बेशक वो मुस्लिम लीग का सपोर्टर हो गया ना हो, आफ्टर ऑल पंजाब में तो मुस्लिम लीग बहुत वीक थी, वो तो बहुत देर से उनका वहाँ फुटहोल्ड है, पहले यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी, और उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास पॉलिटिक्स है कि किस तरह से सिकंदर हयात खान और ये जो पूरा जो मुस्लिम तबका था यूनियनिस्ट पार्टी में वो किस तरह से मुस्लिम लीग में गया, दूसरे लोग नहीं गए, जो पूरी अकाली पॉलिटिक्स, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर उस तरह से इसको देखते हैं तो फिर आप क्लियरली आज के दिन माने वो जो हुआ सो हुआ, पर उसको आप जो मेमोरियलाइज कर रहे हैं वो आज की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि आप पंजाब में जो हिंदू मुस्लिम जो एक डिवाइड आर्टिफिशियल रही है उस चीज़ को आप एक तरह से मेमोरियलाइज कर रहे हैं, बिकॉज अब जो 90s में था, 90s में तो तब भी आपको हजारों के तादाद में लोग मिल जाएंगे जिनके विविड मेमोरीज थे पार्टीशन के। आज आपको गिने चुने लोग मिलेंगे, उनका भी हाफिजा जाता रहेगा, ज़्यादातर तो बेचारे गुजर गए अभी तक। तो अब तो मौका है पोस्ट मेमोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का कि आपको बार बार बताया जाए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये हुआ कि दो सवाल हैं इसके साथ जुड़े हुए। ये हुआ इसलिए बताने के लिए कि कोई कम्युनिटी ऐसे करती है, हम पीड़ित हैं, और दूसरा हमलावर है, और या दूसरा इसका पक्ष ये है कि ये हुआ, ये इतिहास में ना दोहराया जाए तो हमें याद किया जाए। तो जिस किस्म की मेमोरियलाइजेशन हो रही है वो इन दोनों में से किस तरफ जा रही है? वो तो क्लियर है कि वो ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रिकन्सिलिएशन की बात आती कि भाई ये हमारी एक कॉमन लेगेसी है जहाँ हम साथ भी रहे हैं, हमने एक दूसरे को मारा काटा भी है, हम ही गुनहगार हैं, हम ही विक्टिम्स हैं, अगर उस सेंस में उसको मेमोरियलाइज किया जाए। मैंने पिछले दिनों प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपनी बात कही कि यहाँ पर हज़ारों साल हिंदू मुसलमान जो सिख हैं वो इकट्ठे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक दूसरे के साथ प्यार जताते हों, तो समाज वैसे ही होता है। अच्छा, जो एक इतिहासकारों के सामने बड़ा सवाल रहा है कि जिस किस्म का इतिहास लिखा जाता है, जिस किस्म का क्लासों में पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं, उनके ऊपर लोग कोशिश करते हैं, कभी सबाल्टर्न के नाम पर कोशिश करते हैं, कभी अलग अलग ढंग से कोशिश करते हैं। जब ये इस किस्म की मेमोरियलाइजेशन आती है तो उस किस्म के एफर्ट्स का क्या बनता है? देखिए, कोई भी, मैं एज अ हिस्टोरियन मैं हर वक्त कोई भी मेमोरियलाइजेशन हो वो बहुत रेडिकल प्रोग्रेसिव पोजीशन से भी आता हो तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस रहता हूँ, इसलिए कि मेमोरियलाइजेशन क्या करता है कि जो तो ये ज़रूरी नहीं कि जो बीजेपी कर रही है वही शक के घेरे में है, उसको अकाली दल करे, उसको समाजवादी पार्टी करे, उसको कम्युनिस्ट पार्टी करे, वो कोई भी करे वो शक के घेरे में रहेगा। इसलिए कि मेमोरियलाइजेशन का जो द मूवमेंट यू डू, द इंटेलेक्चुअल क्या बोले साइकोलॉजिकल एक जो मूवमेंट होता है वो ये होता है कि हिस्ट्री इज ओपन टू 100 पॉसिबिलिटीज। आप उसको एक तरह से सेटिंग इन स्टोन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई यही हुआ था, यही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट है। आखिर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कितनी गोलियां चलाई, बाकी गोलियां किसने चलाई, वो बंदूक कौन सी थी,
वो मशीन गन तो थी नहीं, वो बंदूक ऐसी थी कि आपको एम करके फायर करना पड़ता था। अगर 1000 लोग मरे तो यानी एटलीस्ट 1000 बार, नॉर्मली उसको कॉक किया 2-3 गया, हज़ार लोड बार किया। लोगों ने इंसान के ऊपर वो एम किया, और एक एम करने के बाद आपको वापस बोल्ट लाके करके फिर, यानी ये मशीन गन नहीं है कि आपने अंधाधुंध फायरिंग कर ली, ये अंधाधुंध हो नहीं सकती उस बंदूक के साथ। कौन थे वो? हमने ऑलरेडी, वो प्रोग्रेसिव हो या नॉन प्रोग्रेसिव हो, मेमोरियलाइजिंग में उस चीज़ को हटा दिया है। इसलिए कि जो बात है कि भाई विक्टिम्स को ही याद रखना, परपेट्रेटर्स कौन थे? जनरल डायर तो था, पर जनरल डायर की बात ना मानते। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में फौज में बगावत नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल जो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इतिहासकार को जब कोई सियासतदान या जिसके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा है वो सुनाता है तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि 1+1 ये 2 होते हैं। तो इतिहास में जैसी आप बात कर रहे हैं उसमें तो लगता नहीं है, उसमें तो ये लगता है कि ये सदा एक फ्लूइड स्पेस है, ये लगातार एक पेचीदा मैं स्पेस आपको है। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं उसमें कहते हैं कि आपको हिस्ट्री में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, तो मैं आपको उसी की बात बताता हूँ जो हम लोग कुछ दिन पहले भी ऐसी बात कर रहे थे कि जैसे पंजाब है, इसकी एक कम्प्लीटली अलग हिस्ट्री की मैंने इमेजिनेशन कर सकते हैं आप इसकी, कि जो साउथ ऑफ काबुल से लेकर आपके जो गंगा यमुना द्वाब है वहाँ तक जो लोग हैं उनकी एक कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, इमेजिन की जा सकती है। वो क्या कहते हैं, आज के ज़माने में जिस तरह से अखंड भारत और अखंड पंजाब की बात होती है उसमें नहीं देख रहा हूँ मैं, दूसरी तरह से सोच रहा हूँ कि वो हो ही सकता था। आप अगर देखें कि 3 जनरेशन पहले तक जो आज हम जिनको जाट बोलते हैं कि 19th सेंचुरी में सेंसस में जो आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हुई जाट की, उसमें अगर आप देखें तो जो आज वेस्टर्न यूपी कहा जाता है वहाँ हिंदू और मुसलमानों में शादी होती थी। आज अगर आप देखें जो ये जो ईस्टर्न पंजाब है, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वहाँ सिखों हिंदू में शादी होती थी, जो मुसलमान सिखों में शादी होती थी। तो ये क्यों होती थी? इसलिए होती थी कि उस वक्त शायद जो धर्म की आइडेंटिटी थी, जो मज़हब की आइडेंटिटी थी, वो कम मायने रखती थी। ऐसा नहीं कि वो मायने नहीं रखती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मज़हब का कोई रोल नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बट शायद शादी के लिए, फैमिली अलायंस के लिए, इकोनॉमिक अलायंस के लिए, जो इसलिए कि इकोनॉमिक अलायंस कई बार फैमिली अलायंस के थ्रू होते थे, इसके लिए कास्ट, ऑक्यूपेशन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप देखें, पंजाब ऐसा एक सूबा था जहाँ से अंग्रेज़ों के आने से कई सदियों पहले से यहाँ से ट्रेडर्स पूरे सेंट्रल एशिया जाते थे। आप जो आज चाइना में जहाँ काशगार में जहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहे हैं, वहाँ से लेकर आपके कैस्पियन सी तक, आर्मेनिया तक पंजाबी ट्रेडर्स जाते थे, वहाँ के ट्रेडर्स यहाँ आते थे। तो जो कुछ ऐसे शहर हैं जिनका नाम लोग भूल गए, उनका वजूद प्रैक्टिकली मिट गया, जैसे शिकारपुर मुल्तान के वहाँ, वो शिकारपुरी ट्रेडर्स के खिलाफ काशगार में रायट्स हो रहे हैं कि वो सूद ज़्यादा ले रहे हैं। वहाँ के लोग का ये कंप्लेंट था और वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट तब उसको डील कर रही है, और वो इट बिकम्स एन डिप्लोमेटिक इशू बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट इन द 19th सेंचुरी। आपके अस्त्राखान में जो वोल्गा नदी पे कास्पियन सी के साथ है, रशिया का पार्ट था उस टाइम पे, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ 1760s की बात। पंजाबी ट्रेडर्स फ्रॉम मुल्तान वर द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर रशियन ट्रेडर्स। वहाँ एक ट्रेडर हैं जो मुल्तान से गए हैं, वहाँ एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका लिंक अभी भी इस्फहान के साथ, गिलान के साथ, जो कैस्पियन सी में ईरान का पार्ट है, इस्फहान का पार्ट है, जो कराची के वहाँ, मुल्तान के वहाँ, लाहौर के वहाँ, उनके सारे लिंकेजेस हैं। वो रशियन किंग को ये कह रहे हैं कि अपने एजेंट के थ्रू, उनके एजेंट मॉस्को में हैं, उनके थ्रू ये कह रहे हैं कि मुझे आप परमिट दीजिए, अपना सील दीजिए कि मैं जर्मनी के साथ ट्रेड कर सकूं। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 1770s, जब बंगाल सूबा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है, और वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ तब बाद में आरोप लगता है कि वो लूट रहे हैं बंगाल को। जबकि हम पिछले 200 साल का, जो 300 साल का इतिहास है, उसको इसी से ढंग से देखते हैं कि पंजाब में किसान
खेती और गांव सेंटर में है। जो आप बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं कि यहाँ पर व्यापार जो है वो व्यापार सेंटर बहुत है, अब बहुत सारा उस तो पर इसको रिसर्च हो अगर चुका अलग है। अलग ढंग से देखा जाए तो आपको अलग इतिहास दिखाई देगा। कंप्लीटली अलग इतिहास दिखेगा। अगर एक तरह से आप देखें, जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इंडस के नदी के नाम से इंडिया का नाम पड़ा है। अगर आप मैप्स देखें, मैं आपको मैप्स शेयर करूंगा, वो मैप्स 1760s के मैप्स अगर उसमें देखें तो बहुत क्लियरली दिखता है कि जो इंडस तक, जो इंडस बेसिन है जो कि पंजाब है, 5 आप तो वो इंडस के ही हैं, तो जो पंजाब है दैट इज़ वेरी क्लियरली पार्ट ऑफ द पर्शियनेट वर्ल्ड। उनकी बोली, उनका स्क्रिप्ट, उनके जो पूरे ट्रेड नेटवर्क्स हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द पर्शियनेट वर्ल्ड। ईरान और तुरान के साथ वो जुड़ा हुआ है उतना ही जितना हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक इतिहासकार से मैं पूछूं कि जिस किस्म की पेचीदगी इतिहास में है, तो उसको क्या कहा जा सकता है कि इतिहास को आप तभी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं इफ़ यू आर ओके विद कि ये फ्लूइड मामला है और मैं इसको बार बार अलग अलग ढंग से सोच सकता हूँ, अलग अलग ढंग से सोच सकता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि पंजाब जो एक लार्जर साउथ एशियन ट्रेड और कल्चरल और रिलीजियस नेटवर्क्स थे उसका पार्ट नहीं था। पंजाबी ट्रेडर्स गैंजेटिक वैली के साथ भी जा रहे थे, पंजाबी ट्रेडर्स डेक्कन जा रहे थे, तो ये सब भी हो रहा था। वहाँ के ट्रेडर्स यहाँ भी आ रहे थे, तो वो नेटवर्क्स भी थे, तो वो अलग हिस्ट्री भी बन सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी मौके पे आज के दिन 100 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें से 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ हम चुन के आगे बढ़ते हैं। जो बाकी जो 95-99 पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं वो भी अपने में बोनाफाइड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसका मतलब वो हमने नहीं चुना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज सुबह मेरा मूड अच्छा नहीं था से लेकर बिग सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, हर तरह के उसके पीछे कॉजेशंस हो सकते हैं। फेलोशिप, स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटीज के अपने मामले हो सकते हैं। तो इसके पीछे ये है कि वो जो पॉसिबिलिटीज़ थे, पॉसिबल हिस्ट्रीज थे, वो कई बार रह जाती हैं, वो टोटली ख़त्म नहीं होती हैं। तो मेमोरियलाइजेशन का जो पूरा एक एफर्ट रहता है वो रहता है कि भाई जो हमने पाथ चुना वही सही था, या जो पाथ हमको चुनने नहीं दिया गया वही सबसे इम्पोर्टेंट था, जो हमने चुना वो गलत था। तो और उसमें एक तरह से उसको क्या कहें, उसको सेट इन स्टोन किया जा रहा है, और लिटरली सेट इन स्टोन। तो जो इतिहास है उसके बारे में जो आपने पूरी बात कही, आप मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि हर बार 100 चीज़ों की गुंजाइश है, पर उनमें से कोई 3 आपने उस हालात के मुताबिक जो है उसमें से चुनाव किया और उस पर काम किया, जबकि बाकी भी जो बेनाफाइड जो पॉसिबिलिटीज़ थी। तो क्या मैं इसको ये ऐसे कह सकता हूँ कि आप जैसा भी इतिहास लिखते हैं वो किसी ना किसी ढंग से पैरोकियल है और सीमित है? सीमित है, पैरोकियल नेसेसरीली नहीं है। वही बात है कि उसको पैरोकियल करना आमतौर पे स्टेट्स का काम होता है, और जो हिस्टोरियन कम्युनिटी होती है, जो हम लोग जो हैं एक तरह से क्या कहें, आज के दिन तो हम बहुत ही ज़्यादा बदनाम हैं, सब हिस्टोरियंस को गाली देते हैं। तो हिस्टोरियंस का काम होता है कि उसको पैरोकियल ना होने दें। सीमित का मतलब नहीं कि वो पैरोकियल है। मेरी एक लिमिटेशन अलग बात हो सकती है, लेकिन मेरा डिज़ाइन हो तो कि अगर मैं इस चीज़ से, इस हकीकत से वाकिफ़ रखूँ अपने आप को, और याद दिलाता रहूँ अपने आप को कि 1000 पॉसिबिलिटीज़ और हैं इसी सेम हिस्ट्री में, 10 चीज़ें और हो रही थी उस टाइम पे। तो इस दौर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतिहासकार दरबारी होने से भी बचा रहे। बहुत ज़रूरी है वो जी। अनिकेत, आपने ये सारी बातें हमारे साथ की, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के पास कई सारे सवाल जाएंगे, जो इतिहासकार का काम है कि सवाल जाएं और उन पर सोचा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिकेत की बातों से ये स्पष्ट है कि जो इतिहास है उसको हम तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर हम संभावनाओं को लगातार अप्रिशिएट करते रहें। और जब ये बात होती है कि ये बात पत्थर पे लकीर है, तो उसके बारे में हमेशा शक यही होना चाहिए कि ये पत्थर पे लकीर चाहे हो, लेकिन ये इतिहास नहीं है, इतिहास कुछ और भी हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।